हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मेंटर टेक इट इजी में आपका स्वागत है। हम अपने इकॉनमी मॉड्यूल पे आगे बढ़ते हैं और जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर ख़त्म किया था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर था उसमें बताया था कि आरबीआई के 3 जो मेन फंक्शन होते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल, ग्रोथ को बढ़ावा देना और एक्सचेंज रेट। तो आज उसका जो तीसरा फंक्शन है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट बताते समय जो टॉपिक्स बार बार आएगा मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपका टाइम बच जाए, आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है ना। तो देखें ज़रा क्या है ये। तो देखें कि जो एक्सचेंज रेट होता है वो होता है कि हमारी करेंसी जो इंडियन रुपीज़ है, इंडियन रुपी, वो अन्य करेंसीज़ के कंपैरेटिवली, विशेष करके डॉलर, यूएस डॉलर के कंपैरेटिवली एक्सचेंज रेट में कहाँ पर टिकती है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। तो सवाल पहला उठता है कि इंडिया में एक्सचेंज रेट करेंसी का कौन देखता है, तो फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा आरबीआई। अब सवाल उठता है कि क्या जो हमारी करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो इंडिया में फ्री है, एकदम मार्केट के आधार पर डिसाइड होता है? नहीं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि एक कंट्री किसी अदर कंट्री या पूरे वर्ल्ड के साथ जो अपना ट्रेड करती है गुड्स में या सर्विसेज में, तो उसका एक जो अकाउंटिंग होती है, खाता होता है, उसी को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। यानी उसमें गुड्स भी आएंगी और उसमें इंडिविजुअल चीज़ें भी आएंगी। तो मोटा मोटा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि दुनिया के देशों के साथ ट्रेड करते समय कितना विदेशी पूंजी हमारे देश में आई और कितनी विदेशी पूंजी हमारे देश से बाहर गई, इसका जो अकाउंटिंग होती है दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 हिस्से होते हैं, एक को बोला जाता है करेंट अकाउंट और दूसरे को बोला जाता है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट के अंतर्गत फिर क्या आता है, इंपोर्ट आता है, एक्सपोर्ट आता है और इंडिविजुअल आता है। फिर इंडिविजुअल में भी 3 पार्ट हैं, सर्विसेज है, इनकम है और ट्रांसफ़र है। फिर इनकम को भी हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि हमने अगर किसी को पूंजी दी है तो हमारी पूंजी के साथ में हमको इंटरेस्ट भी वापस करेगा, यानी इंटरेस्ट रिसीव्ड। और हमारी इंडियन कंपनीज जो बाहर पैसा कमाएंगी, प्रॉफिट कमाएगी, वो प्रॉफिट भी हमारे देश में आएगा, तो प्रॉफिट ऑफ इंडियन कंपनीज इन अब्रॉड, तो ये हमारा इनकम के अंतर्गत आ जाएगा। तो ध्यान रखें, हम कितने पैसे का इंपोर्ट करें, कितना एक्सपोर्ट करें, कितना इंडिविजुअल चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, ये फुल्ली कन्वर्टिबल होता है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस इन जनरल नहीं होता है। इसलिए जो करंट अकाउंट में इंडियन करेंसी की जो कन्वर्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है, फुल होती है। इसलिए करंट अकाउंट में इंडियन रुपी की जो कन्वर्टिबिलिटी है वो कैसी होगी, फुल कन्वर्टिबिलिटी होगी। वहीं अगर हम देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो दूसरा हिस्सा है जिसे हम लोग कैपिटल अकाउंट कहते हैं, पूंजी खाता कहते हैं, इसे हिंदी में चालू खाता कहते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, फॉरेन असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ डेट, हम लोग ऋण के रूप में दूसरे देशों से सहायता लेते हैं, वो किसका पार्ट होगा, कैपिटल अकाउंट का। फिर उसमें दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म डेट, हम अल्पकालीन ऋण ले सकते हैं। फिर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के थ्रू भी हम डेट लेते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं वाणिज्यिक उधारी। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंट में फिर 2 हिस्से होते हैं, एक को हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरे को बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में 2 हिस्से होते हैं, एक को बोला जाता है QFI और दूसरे को बोला जाता है FII। QFI का अर्थ होता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स और FII का अर्थ होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल भी, व्यक्ति जो इंडिविजुअल है वो भी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज QFI। और एक संस्था भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है, यानी संस्थागत निवेश हो सकता है, इसलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो दीज आर द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, इंडिया में क्या किसी भी सेक्टर में कोई भी विदेशी कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है? नहीं, उसके एक FDI लिमिट होती है। तो FDI लिमिट का होना अपने आप में बताता है कि इंडिया में कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। जैसे आप देखोगे कि डिफेंस सेक्टर में पहले 26% FDI था, उसको बढ़ा के 49% किया गया, अब उसको बढ़ा के 74% किया गया। फिर जैसे आप देखोगे कि मल्टी ब्रांड रिटेल है, इसमें FDI को लेके बहुत झगड़ा होता है, या सिंगल ब्रांड रिटेल है, इसमें FDI की लिमिट क्या है, एविएशन सेक्टर है, इसमें FDI की लिमिट क्या है। तो FDI में लिमिट होना, एक सीमा होना
अपने आप में ये शो करता है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में कोई विदेशी कितना भी निवेश कर ले और शेयर पा ले, ये ऐसा संभव नहीं है। तो एफडीआई का मौजूद होना अपने आप में बताता है कि कैपिटल अकाउंट में जो कन्वर्टिबिलिटी है वो है कन्वर्टिबिलिटी, पैसा आएगा जाएगा, लेकिन वो कैसी है, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है। इस तरह हम देखते हैं कि जो करंट अकाउंट है उसमें फुल कन्वर्टिबिलिटी है और कैपिटल अकाउंट में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है। यानी इस तरह से हम अगर देखते हैं कि इधर आपका फुल कन्वर्टिबिलिटी, इधर पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, यानी दोनों को मिला दें तो ये कह सकते हैं कि इंडियन करेंसी की जो कन्वर्टिबिलिटी है इट इज़ मैनेज्ड कन्वर्टिबिलिटी। कैसी कन्वर्टिबिलिटी हमारी, मैनेज्ड। एंड मैनेज्ड बाय हुम, कौन मैनेज करता है, आरबीआई करता है। इतना अभी आप समझे कि इंडियन करेंसी में जो एक्सचेंज रेट होता है कैपिटल करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में, इट इज़ मैनेज्ड कन्वर्टिबिलिटी डन बाय आरबीआई। अब हम समझते हैं कि कन्वर्टिबिलिटी में किसी करेंसी के ऊपर जाने और नीचे जाने से हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क पड़ता है। आखिर आरबीआई इसे जो कैपिटल अकाउंट है मार्केट के भरोसे क्यों नहीं छोड़ देता है, ये समझे ज़रा। समझे ज़रा, कन्वर्टिबिलिटी में क्यों आरबीआई को बीच में इंटरवीन करना पड़ता है, उसमें इशू देखें कि ऐसे देखें कि अगर डॉलर मान लीजिए हमारे जो यूएस डॉलर है हमारे कंट्री में बहुत आ जाता है, तो यूएस डॉलर की अगर सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ने का मतलब है कि उसका इनफ्लो बढ़ जाता है ना। तो अगर यूएस डॉलर हमारे यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी सप्लाई क्या हुई, ज़्यादा हो गई। उसकी सप्लाई होने से क्या होगा, ज़्यादा होगा कि वैल्यू ऑफ द डॉलर विल डिक्लाइन। जो डॉलर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्लाइन होगी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि डॉलर के कमज़ोर होने से कंपैरेटिवली जो हमारी करेंसी है रुपए, वो क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। जो इंडियन रुपी है वो क्या हो जाएगा, मजबूत होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडियन करेंसी मजबूत हो रही है, ये तो हमारे लिए अच्छी ही बात है। नहीं, हमेशा ये अच्छी बात नहीं है। रीज़न क्या है, अगर किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू यूएस डॉलर के कंपैरेटिवली अप होती है, उसके नुकसान भी हैं। जैसे एग्जांपल से समझें कि जब डॉलर की वैल्यू रुपए की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में बढ़ती है तो इसका दो प्रभाव पड़ते हैं, एक पड़ता है इंपोर्ट पर और एक पड़ता है एक्सपोर्ट पर। जिसका प्रभाव ये होगा कि हमारा जो इंपोर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में इंपोर्ट हमारा चीप हो जाएगा। और जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो वो बढ़ जाती है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो इंपोर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा। इसी तरह जो हमारा एक्सपोर्ट होता है इंडियन करेंसी के बढ़ने की वजह से वो महंगा हो जाता है, ठीक है ना, वो महंगा हो जाएगा। और जब इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, तो इसका प्रभाव क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स जब फॉरेन में बिकने जाएंगे तो महंगे हो चुके हैं, और जब महंगे हो जाएंगे तो उनको बायर नहीं मिलेंगे, यानी वो बिकेंगे नहीं। इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो अगर हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ से डॉलर जा रहा है बाहर, हम पेमेंट कर रहे हैं ना ख़रीदने के लिए, तो डॉलर हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है और हमारे प्रोडक्ट फॉरेन कंट्रीज़ में कम ख़रीदे जा रहे हैं, मतलब डॉलर हमारे पास कम आ रहा है। तो आप देखोगे कि हमारी जो वेल्थ है वो ड्रेन करके कहीं और जा रही है। यानी इस कंडीशन में कहीं ना कहीं जो हमारा वेल्थ क्रिएशन होगा, वो क्या हो जाएगा, वो डिक्लाइन करेगा। यानी हमारी जो संपत्ति निर्माण की क्षमता है, संपत्ति सृजन की क्षमता है, वो कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए अब ये बात आप समझ चुके होंगे कि अगर इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो इससे हमारा एक्सपोर्ट क्या होता है, महंगा हो जाता है। महंगा होने की वजह से हमारा एक्सपोर्ट कम हो पाता है। इसका मतलब है कि हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। और आप याद रखना कि जब कभी किसी कंट्री का इंपोर्ट बढ़े
और एक्सपोर्ट कम हो तो उसे कहा जाता है करेंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए अभी मैंने आपको करेंट अकाउंट बताया था, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट रखा था कि नहीं रखा था। तो हमारी करेंसी की एक्सचेंज रेट वैल्यू हाई होने का इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमारा इंपोर्ट बढ़ गया और एक्सपोर्ट कम हो गया। तो इस कंडीशन में हमारी कंट्री को क्या फेस करना पड़ेगा? चालू खाते का घाटा यानी करेंट अकाउंट डेफिसिट फेस करना पड़ेगा। ये बात आप समझ चुके होंगे। अब इसका वाइस वर्सा देखें, ठीक है। तो वाइस वर्सा में भी जस्ट अपोजिट। अब आप अगर गेस भी करेंगे तो समझ जाएंगे कि अब अगर स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि जो आउटफ्लो ऑफ डॉलर है, मतलब डॉलर हमारे कम हो गया, राइट, आउटफ्लो ऑफ डॉलर बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लाई ऑफ डॉलर इज डिक्लाइनिंग। किसी चीज़ की सप्लाई जब कम होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। तो अगर डॉलर की सप्लाई घट रही है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ डॉलर विल इंक्रीज। अब डॉलर की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो जाहिर सी बात है कि अब आप समझ चुके होंगे कि जो रुपए होगी उसकी वैल्यू क्या करेगी? डिक्लाइन करेगी। तो अब आप ये कहेंगे कि रुपए की वैल्यू डिक्लाइन कर रही है तो हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। नहीं, हालांकि हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान है, इसमें फ़ायदे नहीं है, लेकिन फ़ायदे फ़िलहाल हमारे लिए अभी ज़्यादा हैं। कैसे? अगर इंडियन रुपए की वैल्यू डॉलर के कंपैरेटिवली डाउन होती है तो फ़ायदा क्या है? इसका अपोजिट होगा, जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा। जैसे जब रुपए की वैल्यू डाउन होगी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फिर से प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जो हमारा इंपोर्ट होगा वो सस्ता हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। भाई हमारे करेंसी की वैल्यू कम हुई है ना, इसका मतलब हमारे करेंसी की खरीदने की क्षमता घट गई है। यानी अब हमको कोई फॉरेन गुड्स खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे इंडियन रुपी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। यानी हमारे लिए खरीदना क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंट्री की जो वैल्यू डाउन हुई है इसका मतलब उसकी परचेजिंग पावर डाउन हुई है। और हमारी करेंसी की अगर परचेजिंग पावर डाउन होगी तो हमारे लिए इंपोर्ट क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। और इंपोर्ट अगर महंगा है तो जाहिर सी बात है कि इंपोर्ट कम भी हो जाएगा। इसी तरह जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो क्या होता है? सस्ता हो जाता है। और जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो एक्सपोर्ट होगा वो बढ़ जाएगा। यानी अब कंडीशन क्या बन रही है? कंडीशन ये बन रही है कि एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट वाली स्थिति थी, अब ये स्थिति किस में कन्वर्ट हो जाएगी? करंट अकाउंट सरप्लस। इतनी बात आ गई समझ में कि अगर इंडियन करेंसी के एक्सचेंज रेट वैल्यू अप होता था उससे हमें करंट अकाउंट डेफिसिट होता था, और अगर हमारी इंडियन करेंसी की एक्सचेंज रेट वैल्यू डाउन होती है तो इससे करंट अकाउंट सरप्लस होता है। इतनी बात आप समझ चुके हैं। अब तो ये हमने इम्पैक्ट देखा। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो डॉलर का फ्लो है और जो इसमें उतार चढ़ाव आता है, आरबीआई इसको कैसे मैनेज करता है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताएंगे कि कैसे आरबीआई इस उतार चढ़ाव को मैनेज करता है, कि अगर डॉलर का फ्लो बढ़ गया है तो कौन कौन से स्टेप्स उठाए जाएंगे, और डॉलर का फ्लो कम हो गया है तो कौन कौन से स्टेप्स उठाए जाएंगे, ताकि जो एक्सचेंज रेट हो उस लेवल पर रह सके तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, इंडियन इकॉनमी उसका फ़ायदा ले सके। सो अभी के लिए इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की बात बताएंगे। आपको अगर ये अच्छा लगा हो, समझ आया हो, कुछ भी आपके नॉलेज में इनरिचमेंट हुआ हो, तो आप हमें रिवार्ड के रूप में लाइक शेयर सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।